तो NMMS का यानी नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो प्रिपरेशन करना है उसकी सीरीज में शुरू कर रहा है। तो देखिए इस तरह का टेस्ट पेपर आपको मिलेगा जब आप एग्जाम में जाएंगे। तो ये 2023 का टेस्ट पेपर है जिसको आज हम हल करना शुरू करेंगे। तो ये क्योंकि आराम से करना है तो पहला पेपर ज़रा आराम से करेंगे। तो 2-3 सेशन इसमें लग सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप समझ जाएंगे तो हम थोड़ा स्पीड दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बहुत आराम से चलेंगे। तो पहले अभी मैं शुरू कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स के मैंने देखा लास्ट में 20 क्वेश्चन थे वो जल्दी हो जाएंगे, तो वो पहले शुरू कर रहे हैं। एक मिनट में अभी स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मैथमेटिक्स में ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 1500। So there are 40% men, 30% women, and rest are children. तो टोटल देखिए 100% होता है। तो 100% में से यहाँ पे 40% मर्द हो गए, 30% औरतें और बाकी बच्चे हैं। तो 40-30-70 होता है, तो यानी बाकी जो बच्चे हैं वो 30%। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन, जाहिर है कि अगर 30% चिल्ड्रन है और 30% वीमेन है तो डिफरेंस कितना हुआ, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका पहले का आंसर फर्स्ट यानी 0 होगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो ये 161 से और 180 तक मैथमेटिक्स के इसमें क्वेश्चंस हैं, तो उनको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इफ सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज 110 such that the quotient and remainder are 4 and 5 respectively. When the greater of the two numbers is divided by smaller one, the greatest number is. तो जरा थोड़ा सा आप लोग पहले दिमाग लगाइए कि क्या होना चाहिए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि if sum of any two numbers is 110 such that quotient and remainders are इतने यानी 4 and 5 respectively. तो when the यानी छोटे नंबर से जब बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो है वो 5 है और जो कोशेंट है वो 4 है। तो यानी जो बड़ा नंबर है वो क्या हो गया, वो हो गया 4x प्लस 5, अगर हम छोटे नंबर को x मान लें। तो when the greater of the two numbers is divided by smaller one, the greatest number is. तो जो बड़ा नंबर है वो क्या होना चाहिए, और इन दोनों का सम कितना है, 110 है। यानी इनका सम जो है, तो सम इनका क्या होगा, 5x प्लस 5। तो ये मिलके 110 हो रहे हैं। तो यानी कि 5x इज इक्वल टू, इस 5 को इधर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा तो 105 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 105
अपॉन 5 यानी कि 21। अब इसमें 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 21 प्लस 5 ये नंबर हो जाएगा। तो 21 चौक 84 और 84 और 5 ये हो गए 89। यानी ये थर्ड आंसर जो है ये सही है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों के। जो छोटा नंबर था उसको हमने एक्स एज्यूम किया, जो बड़ा नंबर था क्योंकि इसमें कोशेंट 4 है यानी 4 बार डिवाइड हो गया, तो 4 बार डिवाइड हो गया इससे भाग देने से, तो यानी 4x तो आ ही गया और 5 रिमाइंडर बच रहा है, इसको जोड़ दिया तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा यानी 4x प्लस 5। अब ये नंबर छोटा वाला नंबर और बड़ा वाला नंबर मिला के इनकी वैल्यू कितनी है, ये है 110। तो 110 को हमने इक्वल रख दिया 5x प्लस 5 के। तो 5x इज इक्वल टू 105। क्यों, इस 5 को हम इधर ले गए तो 110 माइनस 5 105 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 105 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर राइट हैंड साइड जाएगा डिवीजन हो जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास आया 21। तो अब यहाँ पे x की जगह हम 21 रख देंगे यानी 21। तो 4x की वैल्यू हो गई 84 और जो रिमाइंडर था 5 वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 84 और 5 89। तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके। ये 162 का आंसर है। हाँ 162 का सी है, ठीक है। सी नहीं, यहाँ पे इत्तेफाक से 1 2 3 4 दिए हुए थे तो 3 है। बहरहाल आप सी समझे, अगर अल्तमश का ये जवाब था। हाँ तो 161 का एक पहले से आया था, 162 का सी हो गया। जोया कह रही है हेलो सर, ठीक है। ओके जोया, तो आपने कुछ सॉल्यूशंस किए जो मैंने पीडीएफ भेजा था। फरहान का भी 162 का 3 आ गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑन सॉल्विंग, एक मिनट इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। अब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो ये 163 है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, यानी अंडर रूट एक्स अपॉन 1 - x प्लस 1 - x upon x is equal to 2 and 1/6, we get one value of x is। तो अच्छा, नीचे का शायद मिट गया है, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं भी ठीक करके आपको ये एक्चुअली तो ये नीचे का गायब हो गया था इसमें। तो ये 2/3 है, ये 3/13 है, ये 4/13। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अकल लगाने की जरूरत है, वो ये कि यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है, देखिए इधर सब जो है ये अंडर रूट है लेफ्ट साइड में, लेकिन जो आंसर है ये अंडर रूट में नहीं है। 6 दूनी 12 और एक 13, 13/6 आंसर आ रहा है। तो कौन से नंबर लिए जाएं कि ये इस तरह से आ जाए? अब देखिए यहाँ पे आंसर जो है सब में डिवीजन में 13 है। तो अब 13 के ऐसे दो टुकड़े जो दोनों होल स्क्वायर, तभी बात बनेगी। और वो ऐसे हों कि 1 में से अगर उसको सब्ट्रैक्ट हम करें
तो हमारे पे दूसरा वाला स्क्वायर वाला मिल जाए। तो देखिए 9 4 13 होते हैं, तो 9 और 4 दोनों जो हैं ये होल स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4/13 ले लेंगे तो एक में से घटाने पे क्या आएगा, एक में से अगर हम घटाएंगे तो 1 में से जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया 4/13, तो क्या मिलेगा, 13 में से 4 गए 9, तो 9/13 मिल जाएगा। तो यानी कि 4 और 9 यही दो कॉम्बिनेशन हो सकते थे जो कि खत्म होने पे, अब देखिए यहाँ पे नीचे तो सब में 13 ही है, तो 13 तो आ नहीं है। अब 13 के दो ऐसे टुकड़े करना थे जो होल स्क्वायर हैं, ताकि हमें नंबर जो है ये अंडर रूट में ना मिले। तो जाहिर है कि या तो 4 लेंगे या 9 लेंगे, तो यहाँ पे 4/13 जो है यही सही आंसर है। तो आप इसको रख के इसमें देख सकते हैं, ये सही आ जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 4/13 ले लेंगे तो 1 माइनस x/13 यानी 1 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 4/13, तो ये हो जाएगा 9/13। ठीक है, और ऊपर अगर ये x है यानी 4/13 है, तो 13 से 13 कैंसिल हो के 4 और 9 रह जाएंगे, तो दोनों जो हैं होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से हटेगा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4/9 और यहाँ 9/4 इस तरह से आ जाएंगे, और इसका सम ये आ जाएगा। तो इसलिए इसमें गैस वर्क करना था, तो एग्जैक्टली की कैलकुलेशन करने में तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए सीधा हमने शॉर्टकट ये ढूंढा कि 13 के दो ऐसे टुकड़े कर लिए जो होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर करने से ही वैल्यू जो है इस फॉर्म में आएगी, वरना अंडर रूट में आएगी। तो ये कॉमन सेंस थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के डीप में नहीं जाना था, तो शॉर्टकट हमें ये लगाना था। अब यहाँ पे 9 ऊपर कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए हम 4 ले लेंगे, यानी 4/13 जो है वही हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें। 163 का एक है, ठीक है, सब एक बता रहे हैं, सबके समझ में आ गया, यानी 163 का एक है सर, लेकिन अभी 3 4 ही लोगों का जवाब आ रहा है। लोग तो 11 बैठे हैं, मगर 11 में से खाली 3 4 का जवाब, बाकी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 का अब आ गया, छठा अर्श का आया, अब ए, फादिया का भी ए आ गया। ठीक है, तो यानी कि आप लोग अब फॉलो कर रहे हैं। अरशद यानी अच्छा जोएब होंगे ये, दिशा का भी आ गया, ओके ठीक है, तो आगे चलें फिर। तो 164, each side of an equilateral triangle is 4 centimeter, then its area is, तो यहाँ पे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, यहाँ फार्मूले के बगैर कोई चारा नहीं है। तो 4 साइड है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखिए इसका इस तरह का ट्राइंगल की अगर तीनों साइड दी हो और उसका एरिया निकालना हो, तो इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जनरल फार्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, अगर इसकी साइड्स ए बी और सी, और एस क्या होता है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे अगर तीनों साइड 4 4 हैं, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और ये 4 है, तो अब इस s की जगह हम 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 इंटू 6-2 इंटू 6-2 इंटू 6-2, ये आपका
कैलकुलेशन होगा। तो 6 का हो गया 2 इंटू 3, और यहाँ पे देखिए 1 2 3, सॉरी ये 4 होगा, सब में गलती से 2 लगा दिया, एक की वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइनस 4 का मतलब 2 हो गया, तो 1 2 और 3 2 आ जाएंगे, और ये सब अंडर रूट में है। तो दो टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4, तो बाहर निकल के 2 2 रह जाएंगे, तो यानी आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो ये आंसर हो, तो इन 4 2 में से 2 2 यानी कि 4, 2 टू द 4, ये 4 बाहर आ गया, और ये अंडर रूट जो है ये अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यही हो गया 4 अंडर रूट 3, और वो कौन सा है आंसर, सेकेंड। 164 का आंसर 2 आ गया, किसका आया, हर्ष का आया। ओके, जो है यानी कि अरीबा होंगी, इनका भी 2 आ गया, नौशीन का 2 आ गया, जोया का 2 आ गया, सादिया का भी 2 आ गया, अल्तमश का बी आ गया। यहाँ बी नहीं है, 2 है, दिशा का भी 2 आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप सबको, तो आगे चलें फिर। तो 165, so what is the smallest dividing number that makes 8192 a perfect cube? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करना है। वैसे देखिए मैं आपको बता दूं, 4096 जो है, ठीक है, 4096 16 का क्यूब होता है, और ये उसका डबल है, तो 2 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए नहीं याद रहता है कि 4096 जो है तो 16 का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर देखिए करके दिखाता हूं मैं आपको। तो 8192, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 द 8, और यहाँ पे अब 0 9 द 18, 4 द 6 द 12, तो 4096 आ गया। तो 4096 जो है यही 16 का क्यूब होता है। चलिए आगे भी चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2048, और इसके बाद फिर 2 से करेंगे 1024, फिर 2 से करेंगे तो 512, फिर 2 से करेंगे 256, फिर 2 से करेंगे 128, फिर 2 से करेंगे 64, और फिर 2 से करेंगे 30। तो 32 को फिर 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे खत्म। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो एक 2 फालतू है। तो अगर हम 4 4 के 3 सेट ले लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये हो गया 2 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16। तो ये देखिए 16 का क्यूब हो गया, तो यहाँ परफेक्ट क्यूब चाहिए था, तो अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए यानी 2 हटा दिया जाए, तो ये 16 का क्यूब आ जाएगा, तो यानी आंसर ए। ठीक है, 165 का आंसर अभी आया, आर्या का 4 है। आर्या का 4 कैसे आ गया भाई, यानी सेकंड ये बता रही जो है, ये भी 4 बता रहे हैं। सुभान अली, विश सुभान अली, ये भी 4 बता रहे हैं। जोया ए है, चलिए जोया ने अब ए मान लिया, हाँ, यानी 1 है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है 2।
ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 का क्यूब बच जाएगा। ठीक है, ओके, तो आगे चलें। तो नेक्स्ट है, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, यानी 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15। कितना है? 15। ठीक है, देन 3/10 पार्ट ऑफ दैट नंबर इज, तो पहले तो x को निकालना पड़ेगा। तो ये 3 चौक 12 हो गए, तो x हो गया 15 गुणा 12 यानी 180। ठीक है, अब 180 का 3/10 ले लीजिए, तो इससे एक 0 उड़ जाएगा। 18 दिए 54, तो 54 आंसर हो गया। ठीक है, देन 3/10 ऑफ पार्ट ऑफ दैट नंबर इज 54, यानी थर्ड वाला सही है। तो ये समझ में आ गया। तो इन्होंने पहले कहा कि 1/3, तो ये 1/3 देखिए हमने ले लिया, ये 1/3 हो गया। इसके बाहर कह रहे हैं 1/4 ऑफ ए नंबर, तो ये 1/4 ले लिया, नंबर x एज्यूम कर लिया हमने, और इन सबको गुणा करके इक्वल टू 15 रख दिया, क्योंकि कह रहे हैं इज नंबर इज 15। और इनको अब सिंप्लीफाई कर लिया, 3 चौक 12 होते हैं, तो यहाँ पे 1/12 आ गया, राइट हैंड साइड जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 गुणा 12 हो गया। 15 गुणा 12, इसका प्रोडक्ट 180 आ गया। तो 180 का भी कह रहे हैं कि 3/10 पार्ट ऑफ दैट नंबर इज, तो 180 का 3/10 भाग कितना होगा? तो 3/10 निकालने के लिए 3/10 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब नीचे 1 रह गया, तो 18 दिए 54, यानी 54 हमारा आंसर हो गया। तो थर्ड आंसर सही है। ठीक है, 166 का 3 लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। ठीक है, सी है, 3 है। ठीक है, सबका 3 या सी आ गया, सी और 3 एक ही बात है यहाँ पे। थर्ड आंसर सही है। ठीक है, ओके, इफ 1/3 ऑफ, अच्छा ये तो वही आ गया रिपीट, 67। तो इफ 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 is equal to 4, then the value of n to the power n is, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल बता दिया है, मुश्किल लग रहा है। ट्रिक मारेंगे इस, क्या करेंगे? तो देखिए, 2 to the power n minus 1 छोटा है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो 2 to the power n में से अगर 2 to the power n minus 1 लेंगे तो 1 2 रह जाएगा, और इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा ही बाहर ले लिया ना, 2 to the power n minus 1, और ये 4 जो है इसको भी 2 to the power की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 to the power 2 4 हो गया, तो ये तो 2 minus 1 1 हो गया, तो यानी हमारे पास क्या बचा? 2 to the power n minus 1 is equal to 2 to the power 2। अब दोनों में बेस 2 है, तो n minus 1 क्या हो गया? इक्वल टू 2 हो गया, तो n क्या हो गया? n इज इक्वल टू 2 plus 1 यानी 3। तो अब यहाँ 3 की पावर 3, n to the power n कह रहे हैं, तो हमने n तो निकाल लिया, तो n to the power n क्या हो जाएगा? सॉरी, ये n to the power n हो जाएगा 3 to the power 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, ये n to the power n था, ये गलती से पहले 3 में डायरेक्ट लिख किया था, तो ये हो जाएगा 27, 3 दिए 9, 9 दिए 27, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा वाला। तो देखने में बड़ा भयानक लग रहा था, ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सब ट्रिकी होते हैं ये, इसमें ट्रिक आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे ट्रिक यही थी कि 2 to the power n minus 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2 minus 1 बचेगा, 2 minus 1 बराबर 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 to the power n minus 1 is equal to 2 to the power 2 आ गया। अब जब बेस सेम हो तो पावर्स
कंपेयर की जा सकती हैं, आपस में मिलाई जा सकती हैं, यानी n-1 को 2 के इक्वल रखा जा सकता है। तो इससे ये n-1 जो है ये 2 के बराबर हो गया। तो इस एक को दूसरी तरफ ले गए तो n = 2 + 1 यानी 3 हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू ये 3 आ गई। अब निकालना क्या था, n⁴n यानी 3⁴। तो 3⁴ कितना हो गया, 3 को 3 बार गुणा करिए, 3 × 3 = 9, 9 × 27, यानी ये बी जो है या 2, ये इसका आंसर है 27। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% and 20% respectively, then the area will be increased by what percentage? तो एरिया क्या होता है, A = होता है L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई, और A 10% बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, लेंथ। तो लेंथ 10% बढ़ रही है, तो यानी कि ये हो जाएगी L गुणा 110/100। 10% बढ़ गई ना, तो 100 अगर मान लीजिए पहले थी तो अब 110 हो गई। और बी जो है ये 20% बढ़ी है, तो ये हो जाएगी 120/100। ठीक, देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाई व्हाट परसेंटेज, तो बढ़ेगा कितना, तो इसमें से एल बी को -b करना पड़ेगा, तभी तो बढ़ा हुआ है, यानी डिफरेंस निकलेगा। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, ये जो मैंने फार्मूला लिखा ये डिफरेंस का हो गया। तो ये बढ़ने के बाद इतना है, और ओरिजिनल इसका ये था, क्योंकि A = L/B होता है। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा, तो LB इसमें से कॉमन ले लेते हैं, गुणा करके क्या आएगा, 110/100 गुणा 120/100। अब जरा दिमाग लगाइए, एक 0 इससे उड़ा दीजिए, एक 0 इससे उड़ा दीजिए, -LB। ठीक है, तो क्या बचेगा, 11 और 12 को गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो 132/100, और इसमें से LB माइनस करेंगे तो ये 100/100 हो जाएगा, यानी 100/100, 1 = 100/100 होता है कि नहीं, तो ये बचेगा 32, यानी 32/100 बच जाएगा, यानी 32%। तो 32% घट जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, किसी को समझ में आ गया सबके, 2 आ गया, तो समझ में तो आ गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलें आगे, ठीक है, चलिए, सबका ही 2 आ गया, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ गई है रेखा गणित पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ये सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड BOD जो है ये केंद्र पर बना कोण है। देन वैल्यू ऑफ BCD, तो BCD बताना है। अब देखिए, केंद्र पर बने कोण का सीधा इससे कोई संबंध नहीं होता है, तो इसको हमें ताल्लुक बिठाना पड़ेगा। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और किसी चक्री चतुर्भुज में, चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके चारों वर्टेक्स जो हैं, चारों बिंदु जो हैं उसके, वो किसी सर्किल की परिधि पर हो, किसी वृत्त की परिधि पे अगर चारों बिंदु हैं, यानी चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं वो चारों अगर वृत्त पे आधारित हैं, तो इसके आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या है, उनका योग 180 होता है। तो इसलिए BCD ये एंगल प्लस एंगल BAD, ये कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। और ये हमने निकाल लिया 65 BAD,
तो BAD की जगह 65 रख दीजिए, तो एंगल BCD प्लस 65 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो BCD क्या हो जाएगा, तो एंगल BCD हो जाएगा 180 माइनस 65, यानी कितना हुआ, 115 हो गया, 65 15 80। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हुआ, थर्ड, 115। ठीक है, BCD पूछा था, क्लियर हो गया ना ये, 115 कैसे आया, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, सबका 115 आ गया, ओके। चलिए, ये फिर एक ट्रिकी आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 63/8। तो इसमें ये दे रखा है और ये निकालना है, x माइनस 1/x। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर x की जगह 2 हो तो इसका घन जो है 8 हो जाएगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है, और ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 अट्ठे 64, 64 में से एक गया 63 आ जाएगा। ठीक है, यानी x की जगह 2 ले ली, तो अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे x की जगह 2 रखिए, माइनस 1/2, यानी 2 दूनी 4 और 1, 4 में से एक गया 3, तो 3/2, यानी आंसर 3/2। ठीक है, तो 170 का भी आंसर नहीं आया किसी का। अरशद अली 70 का 2 बता रहे हैं, ठीक है, हाँ 2 ही आंसर है इसका, सही है, सबका 170 का 2 आ गया, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 लोगों का आ गया। सर रिपीट कर दो, अच्छा अर्श के समझ में नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाली संख्या क्या है, x³ है, और यहाँ हर 8 है, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। ठीक है, अगर 2 का क्यूब लेंगे तो देखिए 8 माइनस 1/8 अगर हम लेंगे, x³ की जगह हमने सीधा 8 रख दिया, चूंकि यहाँ पे भी हर में 8 है, तो चूंकि 8 घन भी है, 2 का घन जो है वो 8 होता है, 2³ इज इक्वल टू 8 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 8 अट्ठे 64 हो गए, 64 माइनस 1/8, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 63, तो 63/8 ऐसे हुआ। तो यानी ये 8 की, ये x³ की जगह जो हमने 8 लिया था ये ठीक हो गया, यानी ये x³ इज इक्वल टू हमने 2³ लिया था और 2³ 8 हो गया। तो अब यहाँ x की जगह 2 रख दीजिए, तो वही मैंने किया है कि ये देखिए x की जगह मैंने 2 रख दिया, यहाँ 1/x है, ये 1/2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टू द 4, 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3, तो 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया हर्ष, हर्ष अब क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। हाँ ये आया जरा टिपिकल वाला, तो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये कि इसको सिंप्लीफाई करनी, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जब तक रिड्यूस नहीं करेंगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें रिड्यूस कैसे करेंगे वो जरा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए ये दो जो रखे हुए हैं ये इनको आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये रिड्यूस होके आ जाएगा, यही मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, x⁴ प्लस
एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर से 1 को किया एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से किया माइनस एक्स टू दी पावर 4। अब -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब -1 को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसमें देखिए बाहर प्लस है तो यानी यही चिन्ह रहना है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन सबको जोड़ देंगे तो एक और एक दो, ये 2.25। 2.25 का मतलब क्या हो गया, 9/4। 9/4 एक्स स्क्वायर, और ये है एक्स क्यूब और -1। ठीक है, यानी सबसे बड़ी घात जो है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहे थे, इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतने एंड इट्स लेंथ बी इतने, तो जरा इससे अब भाग दीजिए, देन इस ब्रेथ आ जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो सबसे पहले लिख लीजिए -x³ और इसके बाद +9/4 एक्स स्क्वायर -1। तो इसको हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे, ये जो देखिए ये दिया हुआ है, लेंथ ये दी हुई है, लेंथ से अगर इसको भाग देंगे एरिया को, क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। ठीक है, तो जरा जगह नहीं है, मैं इसको खिसका लेता हूँ ऊपर। ओके, तो अब हम भाग देंगे 2x² -x/2 -1, इससे भाग देंगे -x³ +9/4 x² -1। तो देखिए यहाँ पे -x³ है और यहाँ बाहर क्या है, 2x² है, तो 2 यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, 1/2 रखना पड़ेगा और माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है, ये घन है ये वर्ग है, तो एक x रखना पड़ेगा। अब इससे इसमें वापस गुणा करेंगे, जैसे सीधा हम भाग देते हैं, तो अब ये 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह माइनस आ जाएगा और ये x³ हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये x से x को किया x² हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/2 x हो जाएगा। अब नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 9 में से 1 गया 8, 8/4 यानी 2, तो 2x², और ये 1/2 x जो है, अब इसे लिखिए, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी माइनस का आएगा, 1/2 x, और ये माइनस था ही, तो यही आ गया। तो यानी कि अब ये एक बार चला जाएगा, ये आ जाएगा 2x² -1/2 माइनस
तो एल्जेब्रिक टर्म्स का आप लोगों ने डिवीजन किया है नहीं किया है? ये तरीका है एल्जेब्रिक टर्म्स का डिवीजन करने के लिए। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, शेष 0। तो यही आपकी क्या आ गई, ये चौड़ाई आ गई यानी ब्रेथ। ठीक है, यानी 1 माइनस एक्स बाई 2। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 ये रखा। तो ये इसका तरीका था। ठीक है, तो समझ में आ गया सबके? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर एक और बार समझा दीजिए, दिशा कह रही। अच्छा, तो सबसे पहले तो वापस फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ने जो शुरू किया था, तो यहाँ से शुरू किया था हमने, ऊपर से। तो देखिए यहाँ पे मैं इधर साइड से लेके चला था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ये यहाँ पे दिखा रहे हैं तो बड़ा दिखाने के चक्कर में आपको स्लाइड बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, तब जाके आपको साफ दिखाई देगा। अगर मैं इसको छोटा बना लूँ तो दिखेगा नहीं, इसीलिए बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको दूर से ही नजर आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ था एक एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है? ये होता है ए इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो इसमें लेंथ ये दे रखी थी यानी एल दे रखा है, बी निकालना। तो सीधी सी बात है कि ये जो दिया हुआ था, ये पूरा जो अलजेब्रिक टर्म ये दिया हुआ था, इसको इससे भाग देना पड़ेगा। एरिया को अगर लेंथ से भाग देंगे चौड़ाई आ जाएगी। बस इसमें पहला काम ये करना था, इसको रिड्यूस करना था। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया था। अब यहाँ पे ये गुणनफल के रूप में दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने पहले गुणा कर लिया, इसको गुणा करके सिंप्लीफाई किया। तो ये आपका, ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाया है, और ये फिर ये देखिए ये आ गया। ठीक है, 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। अब इसमें सबसे बड़ा पद ये था, तो माइनस एक्स क्यूब को पहले ले आए, इसको घटते क्रम में रख दिया, 9/4 इसके बाद रखा, -1 अपनी जगह पे रखा। अब इस पूरे को, ये जो दे रखा था, ये जो लंबाई दे रखी थी, ये आपका एरिया आ गया। एरिया ये जरा इन्होंने ऐसे उसमें हाल में दे दिया था कि आप घबरा जाएं कि ये क्या मुसीबत है। तो इसलिए पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे ये मैंने भाग दे दिया। तो भाग में एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से भाग दिया है। तो यहाँ पे ये भाग हमने जो दिया है, देखिए ये अंदर जो हमने अभी ऊपर निकाला था वो रखा है, यानी एरिया की जो वैल्यू आई थी, और ये लंबाई है, लंबाई से इसको भाग दिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पद जो है माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 से अगर आधे को गुणा करेंगे तो 1 आ जाता है, तो इसलिए हमने, और यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस था, तो माइनस हाफ लेना पड़ेगा कोफिशिएंट। और यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स लेना पड़ेगा, तो माइनस हाफ एक्स दिया आपने। अब माइनस हाफ एक्स से वापस इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, इसीलिए ये रखा था। ठीक है, तो अब इससे पहले इसको गुणा करेंगे, ये आ गया, इससे फिर इसको गुणा करेंगे, ये आ गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएंगे। एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/2x को 1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/2x आ गया। अब नीचे के चिन्ह सब बदल जाएंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। 9/4 में से 1/4 घट के, अब 9/4 में से 9/4 था, इसमें से 1/4 घट गया, तो ये आता है 8/4। इसको मैंने सीधा यहाँ पे 2 लिख दिया था, क्योंकि 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर इस तरह से आया। तो अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से यही आपको परेशानी आई होगी, एक यहाँ पे आई होगी। ठीक है,
तो अब इसका ये आ गया। पहले हम घटते क्रम में रखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर वाला पहले रखा, इसके बाद ये माइनस हाफ एक्स जो है उसके बाद इसको रखेंगे, और फिर ये माइनस एक जो है इसको उतारेंगे। तो अब ये यही चीज आ गई, यही पद आ गए सारे जो यहाँ पे दिए थे। तो इसको इससे भाग देंगे, एक बार चला जाएगा तो ये एक आ गया। ठीक, घटाएंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो आपकी वैल्यू आई यही चौड़ाई होगी। तो चौड़ाई पूछी थी, चौड़ाई ये आ गई। अब इसको थोड़ा सा पलट के रख दिया, इन्होंने जो आंसर दिया था इस फॉर्म में था 1 - x/2। आपका x/2 पहले लिखा हुआ था, ये बाद में, तो इसको पलट दिया, 1 को पहले ले आया, ये आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया दिशा? दिशा समझ में आ गया आपके? क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके, चलिए। ओके, तो अब हम चलेंगे 170। So the difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at the rate of 10% per annum is 10. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? पी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फार्मूला क्या होता है? पी इंटू 1+r/100 टी, ये फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का होता है पी आर टी अपॉन 100। तो ये दोनों के फार्मूले होते हैं। तो इनका जो अंतर है, ये कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years। तो यानी यहाँ पे टी एक तो 2 साल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं सम ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 10%, और आर जो है ये 10% दिया हुआ है। तो आर और टी दिया हुआ है, पी नहीं मालूम है, और इनका डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि सी आई माइनस एस आई, ये 10 दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो फार्मूले में ये चीजें वापस रख के हम इसके इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जरा मुझे ऊपर खिसकाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जगह नहीं रही। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूले में हम रख देंगे, तो इसकी जगह रखेंगे डिफरेंस जो है ये है 10। तो 10 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये था, पी तो ऐसे ही लिखा रह दीजिए, 1+10/100 माइनस पी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये पी माइनस करेंगे, ये अमाउंट का है फार्मूला, इसमें पी माइनस करने से तब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ये फार्मूला है, ये थोड़ा सा मैं भूल गया था लिखना। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और ये पी आर की जगह 10/2/100। तो 10 इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, पी तीनों जगह है तो पी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 0 से एक 0 उड़ जाएगा, 1/10 रह गया, 10×10 और 1 11। तो 11/10, देखिए 10×10 और 1 11, 11/10 का स्क्वायर हो गया, -1। पी तो बाहर ले लिया ना, तो अंदर 1 रह जाएगा। यहाँ भी ये पी ले लिया, यहाँ भी, ये तीनों में से पी बाहर निकाल दिया है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे भी यही करेंगे, 10 से एक जीरो उड़ा दिया तो 2/10। तो ये हो जाएगा इक्वल 121/100। अच्छा वो, चलिए तो इसको -1 -2/10। तो देखिए ये 1 का 100 हो जाएगा, 2 का 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P। तो 121 ये था, ये 1 इंटू 100 100 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। तो 121 -120, जरा जगह कम रह गई, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, बटा 100। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 121 में से 120 गए, 1 रह गया, तो 1/100। तो P क्या हो जाएगा, अब ऊपर तो 1 रह गया, नीचे 100, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो P इज इक्वल टू 10 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 1000, यानी प्रिंसिपल 1000 का, मूलधन जो है 1000, यानी तीसरा जो है वो आंसर हमारा सही हुआ। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? कोई इसमें डाउट तो नहीं है जो एक्सप्लेन किया है? ओके, तो यहाँ पे देखिए 1000 आंसर कौन से का था? 3 का। तो 3 सबने आंसर बता दिया है। तो आयरा का भी 3 आ गया, उवैस का भी आ गया, नौशीन का भी आ गया, तमश का भी आ गया, सादिया का भी आ गया, अरीबा का भी आ गया, जोया का भी आ गया, दिशा का भी आ गया। मोहम्मद जोहैब कह रहे हैं नो सर, दिशा नो सर। अच्छा बेटे, कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ? देखिए इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला होता है, P इंटू 1+R/100⁻T, ये अमाउंट का, यानी मिश्र धन का ये फार्मूला होता है। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला है, P इंटू 1+R/100⁻T, और इसमें से P सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इंटरेस्ट आ जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, PRT/100। 5:30 बज गए, तो PRT/100 हो गया। अब इसमें दिया हुआ क्या क्या था? एक तो 2 साल का ब्याज है, T बराबर 2 है, रेट 10 दिया हुआ था, और इन दोनों का यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर जो है 2 साल का, वो 10 रुपए है। तो इसके बाद तो ये कैलकुलेशन करके दिखाया है मैंने, तो कैलकुलेशन में कोई डाउट है? तो यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन था, तो ये फार्मूले में उठा के वैल्यूज रख दी। P तो ऐसे ही रख दिया, P हमें पता नहीं है, R की जगह 10 रख दिया, T की जगह 2 रख दिया, और ऐसे ही PRT/100 में रख दिया। ठीक है, P एज इट इज रखा, R की जगह 10 रख दिया, T की जगह 2 रख दिया, 100 नीचे ऐसे ही आ गया। अब इन तीनों में ही देखिए P मौजूद है। ठीक है, ये P जो है इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ये यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P। ठीक है, तो ये T 2 था, R 10 था, इन दोनों का डिफरेंस 10 था, ये उठा के 10 इसलिए हमने रखा। R की जगह ये 10 यहाँ रख दिया, इस जगह R की जगह ये 10 रख दिया। ठीक, समय 2 वर्ष था, तो यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे ये 2 रख दिया। तो ये इस तरह से हमने वैल्यूज रखी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, थोड़ा आसान करने के लिए, 1/10 रह गया,
1/10 को 1 में जोड़ेंगे 11/10 आ गया। 11/10 का स्क्वायर 121/100 हो गया। ये P था, P हमने बाहर ले लिया था, इसकी जगह -1 रह जाएगा। यहाँ भी P बाहर ले लिया तो ये 2/10 रह जाएगा, ये 2/10 रह गया। अब ये 121/100 आ गया तो दोबारा जो है यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, या यूं समझ लीजिए यहाँ 100 से गुणा कर दिया। चलिए ये भी मैं करके दिखा देता हूँ, शायद इसमें कोई डाउट रह गया। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो ये देखिए, ये 10 था, ये P था, ये 121/100 था, ये जो -1 था इसकी जगह 100/100 कर दिया, यानी हर सब के बराबर कर दिए। यहाँ 2/10 था, इस 2/10 को भी 10 से गुणा कर दिया तो ये 20/100 हो गया। अब सही हो गया। तो ये दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे तो ये रह गया 10 बराबर P 121/100 और ये जुड़ के 120 हो गए, 120/100। तो ये क्या हो गया, P गुणा 1/100। तो P गुणा 1/100 बराबर ये 10 आ गया। तो इसीलिए P का मान क्या होगा, इस 100 को इधर ले आएंगे तो 10 गुणा 100 बराबर P हो जाएगा, यानी 1000। ठीक है, तो इस तरह से 1000 आंसर आया। अब क्लियर हो गया दिशा, अब क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं है। एग्जाम कहाँ पर होगा बेटे, ये तो आप अपने स्कूल से पूछिएगा, या आपका जो रोल नंबर है उसको साइट पे आप चेक करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये इसकी जो साइट है, नेशनल मीन्स एंड मेरिट एग्जामिनेशन, उसकी साइट पे जाइए और वहां पे अपना जो आपका नंबर आया होगा, स्कूल वालों ने आपको हॉल टिकट दिया होगा, उसमें भी मिलेगा। तो स्कूल वालों से पूछिए हॉल टिकट आया कि नहीं, वो लीजिए। ठीक है, इसको वापस नीचे खिसका दो। तो अब तो क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें। चलूं आगे। अच्छा, टाइम हो गया है मगरिब की नमाज का। तो आपके क्वेश्चन जो हैं 8 रह गए। चलिए, तो ऐसा करूंगा, शाम में 8 बजे स्टार्ट करेंगे तो पहले मैथ के करा दूंगा, ये 8 जो रह गए हैं, और इसके बाद हम मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता वाले शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 8 बजे फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके।